हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का पाठ है कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कहानी मिठाई वाला। रचनाकार भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो चलिए आनंद लेते हैं कहानी का। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाता हुआ कहता, को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की मां रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे देखा ही नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। अरे वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है वह उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यही स्वर सुना। तुरंत ही उसने खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता या फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पजामा ढीला होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हांफते
बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली, अम्बी लेंदे मुल्ली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़ी जा रहे हैं, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी चाहिए ना, यह नारंगी रंग की। हाँ अच्छा, वही ले लो। हाँ, ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को कुछ नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, तुम यह ले लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इसी तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। बच्चों को बहलाने वाला। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, वाला, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहासिक बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओर बैठी ही रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया और बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी घुलती भी नहीं।
बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। दादी माँ बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी और बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा मुस्कुराहट फूट पड़ी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूं। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूं। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। पर समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकलते, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। इस तरह रहता, घुल मिलकर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से तो काफी पैसे हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। मुझसे लो, मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी ने कहा, अरे अरे न न, अपने पैसे ले जा भाई। तब तक वह आगे जा चुका था और उसी मादक मृदुल स्वर में बोल रहा था, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला। तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी मिठाई वाला, जिसके कहानीकार हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो अब हम बात करेंगे इस कहानी से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर की। तो सबसे पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों के बाद क्यों आता था? मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीजें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों की चीजें लाया करता था,
इसलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चों की फरमाइशें पूरी किया करता। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावा वह इन चीजों को तैयार करवाता था तथा बच्चों की उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। दूसरा प्रश्न, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? मिठाई वाले का मधुर स्वर, उसकी मधुर आवाज में गा गाकर अपनी चीजों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीजें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। अगला प्रश्न, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या क्या तर्क पेश करते हैं? विजय बाबू एक ग्राहक हैं जबकि मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है। देते हैं सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। प्रश्न संख्या 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती थी? खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेल कूद भूलकर अपने सामान, जूते, चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता था। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मन चाहा खिलौना दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफी खुश हो जाते थे और अपने घरों की ओर लौट जाते थे। अगला प्रश्न, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाले की तरह इसकी आवाज जानी पहचानी थी। खिलौना वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर में गा गाकर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह से मीठे स्वर में गाकर मुरलियां बेचा करता था। प्रश्न संख्या 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। इस पर उसने भावुक हो बताया, मैं भी अपने नगर का प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। उसके पास सुख के सभी साधन थे। स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला सभी को ले ली। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के लिए निम्नलिखित कारण बताए। मैं इस व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। इन हंसते, कूदते, उछलते तथा इठलाते बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता हूँ। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम सुख और शांति का अनुभव होता है। अगला प्रश्न, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। रोहिणी पैसा दे देती है तो उसका यह कहना, अब इस बार ये पैसे न लूंगा, इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया था और ये बच्चे उसे अपने बच्चे ही लगे थे। प्रश्न संख्या 8, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वे चिक के पीछे से बात करने को मजबूर होती हैं। हमारी राय में यह पूर्णतः गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं। दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। अब बात करेंगे भाषा की बात की। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया ऊपर वाला का प्रयोग है।
अब बताइए कि वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है। और दूसरा प्रश्न है, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है। तो पहला प्रश्न है, मिठाई वाला शब्द संज्ञा तथा बोलना क्रिया है। मिठाई वाला शब्द विशेषण है, जबकि बोलने वाली गुड़िया से गुड़िया संज्ञा है, जो बोलने वाले शब्द की विशेषता प्रकट करने के कारण उसका विशेषण है, जो गुड़िया की विशेषता बता रहा है। दूसरा प्रश्न है, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। उपर्युक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है। जैसे भोजपुरी में 1 ठो लड़का, 4 ठो आलू, 3 ठो बटुली। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत में कई अन्य भाषाओं और बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए कि किस किस प्रकार की भाषा बोली में ऐसा प्रयोग होता है और इसकी सामूहिक चर्चा भी कीजिए। और इसके लिए आप स्वयं बात करेंगे और इसमें अपने अध्यापक की सहायता भी लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे। जैसे उन्होंने कहा वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए, तो उसे कहा जा सकता है लगता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। दूसरी बात, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली। भैया इस मुरली का मूल्य क्या है। तीसरी पंक्ति, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा जाकर उसे कमरे में बुलाओ। इस प्रकार ये थी भाषा की बात। अब आपके लिए कुछ करने के लिए, यानी कि रचनात्मक दृष्टि से जो आपने अपने कक्षा अध्यापक, अपने विषय अध्यापक के दिशा निर्देशन में काम करना है, तो आप उसे नोट कर लें। जिसमें पहला प्रश्न है, फेरी वाली की दिनचर्या कैसी होती है। उनका घर परिवार कहाँ होगा, उनकी जिंदगी में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव आते होंगे, यह जानने के लिए 2-2 के समूह में छात्र छात्राएं कुछ प्रश्न तैयार करें और फेरी वाले से बातचीत करें। प्रत्येक समूह अलग अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वालों से बात करेगा। दूसरा प्रश्न, इस कहानी को पढ़कर क्या आपको यह अनुभूति हुई कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है। समूह में बातचीत कीजिए। तीसरा प्रश्न, अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाइए। अगला प्रश्न, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे, आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं। अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए और उनके बारे में जानने का प्रयास करें। अगला प्रश्न, आपके माता पिता के जमाने से लेकर अब तक फेरी की आवाजों में कैसा बदलाव आया है, बड़ों से पूछकर लिखिए। और अंतिम प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं, कारण लिखिए। धन्यवाद।